हेलो गाइस, वेलकम टू द अमेजिंग साइंस फैक्ट। कहते हैं कि अगर बचपन से ही झूठ को सच बताकर बच्चों को यह बताया जाए कि यही सत्य है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बच्चा झूठ को ही सच समझता रहेगा जब तक उसका सामना सच से ना हो जाए। ठीक उसी तरह हमें भी बचपन से उन किताबों और उन लोगों के बारे में बताया गया, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी कुछ ऐसी रही है। हम अपने ही ग्रंथ और किताबों और महान ऋषि मुनियों के अस्तित्व को और उनके मानवता के लिए किए हुए त्याग और बलिदानों को मन से मान ही नहीं पाते हैं, और ये कहते हैं कि ये सब ढोंग और पाखंड है, और हमारे ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ लोगों को धार्मिक ही बनाते हैं। आज की नवयुग की पीढ़ी हमारे ग्रंथ और पुराणों को बुरा भला बोलकर अपने आप को बहुत ही आधुनिक समझती है, पर उन्हें ये पता तक नहीं है कि यही वो ज्ञान है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने लिपिबद्ध किया, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके परिश्रम का फल हमें ऐसे ही मिल गया। जब एक तरफ हम हमारे ही ग्रंथों की बुराई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया के सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भारत आके इन ग्रंथों का अनुसरण करते हैं, और इन्हीं ग्रंथों को पढ़कर उन्होंने बहुत सारे आविष्कार भी किए और अपनी किताबें लिखी। दोस्तों, अगर मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं होता है तो ये वीडियो आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने प्राचीन भारत के ऐसे 10 किताबों के बारे में बताया है जो आज के वक्त में कहीं खो सी गई है, और ये किताबें उन सभी किताबों की नींव हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने लिखी है और बहुत नाम कमाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भृगु संहिता से भी कहीं अधिक ज्ञान है लाल किताब का। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आकाश से आकाशवाणी होती थी, जिसमें ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें होती थीं जिसे कह पाना और सोच पाना एक साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है। कहते हैं कि इन आकाशवाणियों को लोग याद करके रख लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाते थे। बाद में इन रहस्यमयी आकाशवाणियों से प्राप्त की हुई विद्या को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध कर दिया। जब 1939 में रूपचंद जी ने इसे लिखा, तब वो ये कहते हैं कि तब उन्हें हिमाचल से एक पादुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने उस पादुलिपि को अनुवाद किया था। जो ज्योतिष विद्या में काफ़ी पारंगत थे, वो जानते थे कि लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक विद्या का ग्रंथ है। ये विद्या उत्तरांचल और हिमालय के सुदूर इलाके तक फैली हुई है। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक फैला। बाद में ब्रिटिश टाइम में इस किताब के बिखरे हुए सूत्रों को एकत्रित करके जालंधर में जन्म हुए श्री रूपचंद जी ने इस किताब को लाल किताब के नाम से प्रचारित किया। इस किताब के टोटल 383 पेजेस हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन अगर इस किताब को आपने पढ़कर समझ लिया तो आपका दिमाग पहले से बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। अष्टाध्यायी और योग सूत्र पल्लिनी द्वारा रचित दुनिया के प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ प्रथमाध्यायी है, जो कि 500 AD से भी पहले की है। इस किताब में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। कहते हैं कि इन सभी योग सूत्रों को समझने के बाद आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो दुनिया के किसी और व्याकरण किताब से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉलेज पूरी तरह से प्योर है। पनिनी के इस ग्रंथ के ऊपर महामुनि कार्तिकेय का इलेबोरेटेड ग्रंथ है, और इसी तरह पतंजलि ने इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी किताब महाभाष्य लिखी। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। ये अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का सार है, और ऐसा कहा जाता है कि इन सभी ज्ञान को समझने के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपनिषद के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इसकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद भारत के अनेक ऋषि मुनियों के अनेक परिश्रमों और गहन चिंतन का फल है। उपनिषदों को आधार मानकर इनके दर्शन को सभी भाषाओं में ट्रांसलेट कर विश्व के अनेक धर्मों और विचारधाराओं का जन्म हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा, उनको प्रूवन माना गया है। उपनिषद वेदों का सार है। इनमें कई इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस बातें कही गई है, जिसे पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी, जिसके बाद आपका दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। बेताल पचीसी हम सब बेताल पचीसी के कहानियों से अवगत हैं, जो कि भारत के सभी लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पचीसी के ये कथाएं हमें राजा विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का बोध कराती है, जिसमें बेताल प्रतिदिन राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता है
और अंत में राजा से वो ऐसा एक सवाल पूछता है कि उन्हें उसका उत्तर देना ही पड़ता है। बेताल ने राजा से ये शर्त भी लगा के रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वो उसे छोड़कर भाग जाएगा। इसे भारत की सबसे पहली घोस्ट स्टोरी के तौर पर जाना जाता है। बेताल पचीसी के कहानियों का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री बुलन रेड्डी द्वारा रचित वरकाहा नाम के ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना 495 AD में हुई थी। कहा जाता है कि ये किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे, यानी पोइट्री। आज आपको इसका कोई भी अंश कहीं भी नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। विमान शास्त्र ये एक रहस्यमय किताब है जिसकी रचना ऋषि भरद्वाज ने की थी। उन्होंने अपनी इस किताब में विमान बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है उसका प्रचलन आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी होने लगा है। ऋषि भरद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहते हैं कि इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विभिन्न धातु के निर्माण का विवरण मिलता है। सामुद्रिक शास्त्र ये एक रहस्यमय शास्त्र है जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोल के रख देता है। हस्तरेखा विद्या तो सामुद्री विद्या का एक शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में यह वैदिक काल से ही प्रचलित है। ये ज्ञान दक्षिण भारत में कुछ ज़्यादा ही प्रचलित रहा। इसके जानकार दक्षिण भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस ज्ञान का उल्लेख प्राचीन काल के ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह सामुद्री शास्त्र का भी जन्म 5000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम ऋषि समुद्र ने किया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस किताब का नाम पड़ा। भारत से ये विद्या चाइना, यूनान, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर ये पूरे यूरोप में फैल गई। कहते हैं कि 423 AD में यूनान के इंटेलेक्चुअल्स ये शास्त्र पढ़ाया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार हिबांजस को हगल्ड की वेदी पर सुनहरे अक्षरों में लिखी सामुद्रिक ज्ञान की एक पुस्तक मिली जो उन्होंने सिकंदर को भेंट कर दी थी। रस रत्नाकर प्राचीन भारत में नागार्जुन नामक महान रासायनिक शास्त्री हुए थे। इनका जन्म तिथि और जन्म स्थान पर अलग अलग मत है। रासायनिक शास्त्र में इनकी 2 पुस्तकें रस रत्नाकर और रासेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योग सार और योगाष्ट है। रस रत्नाकर में इन्होंने रासायनिक के बारे में बहुत सारी सीक्रेट बातें बताई हैं। इसमें बहुत सारे रासायनिक बनाने की विधि और उनके गुण के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टीन, तांबे इन सब की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि इसमें सोना बनाने की भी विधि के बारे में बताया गया है। पुस्तक में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदले जा सकते हैं। यदि सोना ना भी बने तो ऐसी धातुएं बनाई जा सकती हैं जिसकी चमक एकदम सुनहरी ही होगी। विज्ञान भैरव तंत्र अगर खोजा जाए तो तंत्र शास्त्र पर आपको हजारों किताबें मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। ये पुस्तक किसने लिखी ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि ये पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से अस्तित्व में आया। इस पुस्तक में भैरवी तंत्र देवी पार्वती के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और भगवान शिव उसका उत्तर देते हैं। इस पुस्तक में कई रहस्य और गुप्त विद्याओं के संबंध में कहा गया है जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। अथर्ववेद अथर्ववेद सचमुच में रहस्यमयी है। इसके सूत्र को समझना बहुत ही मुश्किल है। इस वेद में तरह तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है। इन विद्याओं के कुछ नाम हैं प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या आदि। वर्तमान में प्रचलित रेकी विद्या का भी उत्पत्ति इसी वेद से हुआ है। दरअसल इस विद्या का उल्लेख हमें अथर्ववेद में 13वें अध्याय में मिलता है। अथर्ववेद कहता है कि अगर किसी षड्यंत्रकारी ने घूस देकर अथवा फिर किसी अन्य उपाय से आपका अहित किया है तो आप किसी यक्ष का स्मरण करके ध्यान अवस्था में रह करके भी ये आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहाँ कौन सी षड्यंत्र रची जा रही है। कुछ इसी तरह की विधायक विद्या है संवर्ग विद्या जो उपनिषद योग की कार्यवान को आती थी। ये कार्यवान ही
रेकी ऋषि थे। उनका नाम काड़ीवान इसीलिए था क्योंकि वो अपनी काड़ी में ही सोते थे। रेकी ऋषि ने विराट से झड़ते ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विधि अपनाई थी। उनकी इसी विद्या को जापान में रेकी कहा गया। भारत के लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते, इसीलिए वो रेकी को जापानी विद्या कहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सम्मोहन विद्या यानी हिप्नोटिज्म ये भी अथर्ववेद से ही जन्म हुआ है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से जानते थे। कुछ लोग इसे मोहिनी अथवा वशीकरण विद्या भी कहते हैं। पहले इस विद्या का इस्तेमाल भारत के साधु संत योग एवं मोक्ष पाने के लिए करते थे, लेकिन जब ये विद्या गलत हाथों में आई तब उन लोगों ने इस विद्या के माध्यम से काला जादू और लोगों को अपने वश में करने का रास्ता अपनाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इन सारी किताबों में से आपको कौन सी किताब अच्छी लगी और आप किसे पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।